नमस्कार। अरुणा झा आपके समक्ष जो कहानी लेकर आई हूं उसका नाम है खुद की मामी। विद्यालय से घर लौटते ही मामा जी का पत्र मिला। लिखा था कि प्रीति का विवाह तय हो गया है, साथ ही पपलू का उपनयन संस्कार भी। उनका विशेष आग्रह था, यह मेरा अंतिम जग है, अतः तुम सब अवश्य आना। इतने वर्षों बाद किसी विवाह समारोह में शामिल होंगी, मन उत्साह से भर उठा। विनोद जी ने छुट्टी न होने की असमर्थता जताई और फिर इस प्रचंड गर्मी में बच्चों को ले जाना भी मुसीबत। अतः तय हुआ कि मैं अकेली ही इस विवाह में चली जाऊं। रेलगाड़ी की छुक छुक के साथ मन भागने लगा। मौसी आएंगी ही, नुनू मामा की तीसरी बेटी जिससे मैंने दिल प्यारी लगाई थी वो, तथा मंजरे मामा की बेटी विभा जो मेरी ही उम्र की थी। हम एक दूसरे को पंसुखा कहते थे। इन सबों से भेंट हुए एक युग बीत गया। अब मिलेंगे तो ढेरों प्रश्न होंगे। साथ ही गीता, मीरा दीदी और बोकारो वाले जीजाजी, उनको कैसे भूल सकती हूँ। उनके विवाह में जितनी शरारतें हम लोगों ने की थी वह आज की लड़कियां सोच भी नहीं सकती। नैना जोगिन मैथिल विवाह की एक रस्म के समय जब जीजाजी मुझे पहचान नहीं पाए तो किस तरह उछलकर मैंने उनके चेहरे पर हल्दी और दही का लेप कर दिया था। आज भी उसकी स्मृति मुझे गुदगुदा जाती है। इसके बाद से तो अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, विवाह में ऐसी फंसी कि ना कहीं जा सकी ना किसी से मिलना हो सका। मामा जी की बड़ी बेटी रेखा के विवाह में भी तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही जा पाई थी। वहीं मेरा परिचय खुद की मामी से करवाया गया था। खुद की मामी यानी मेरे गांव के संबंध के किशोरी मामा की पत्नी। खुद की मामी की अवस्था होगी यही कोई 13-14 के बीच की। छोटा सा कद, दुबला पतला शरीर, पेट पिचका सा, घिरनी की तरह मेरे मामा के घर का हर कार्य करती हुई। किशोरी मामा के माता पिता का देहांत जब ये महज 8 बरस के थे तभी हो गया था। तब से ही कभी किसी से कुछ मांग कर तो कभी दूसरों के खेतों में काम कर वे अपना पेट भरते थे। ऐसे दरिद्र को भला अपनी बेटी कोई क्यों दे। अतः उनकी उम्र 40 पार हो गई किंतु विवाह नहीं हुआ। नानो मौसी ने बताया था कि फुदकी के चाचा को पैसे देकर यानी कि खरीद कर किशोरी मामा फुदकी को लाए थे। अतः अब कहाँ वो स्वयं 40-42 वर्ष के अधेड़ और कहाँ मामी मात्र 8-9 वर्ष की बालिका। कभी घर खुला छोड़कर सो जाती तो कभी साड़ी को ठेंगुन तक उठाए द्वार पर लकीर पाड़कर खेलती रहती। किशोरी मामा यह सब देखते तो दम तक उसकी पिटाई करते। रात्रि में तो अक्सर उसके घर से आती हृदय विदारक चीख लोगों को दहला जाती थी। धीरे धीरे महज 13-14 वर्ष की उम्र में ही वह परिपक्व युवती बन गई और किशोरी मामा रोगिया गए। जीविकोपार्जन हेतु फुदकी मामी ने मेरे मामा के घर का आसरा लिया। वह मेरी मामी का सभी कार्य कर दिया करती। पांव फटते ही आकर चूल्हा लिपती, मामी वाली कोठरी को छोड़कर सब जगह झाड़ू लगाती, बर्तन मांजकर चूल्हा जला देती। मेरी मामी भी कभी कभी अपनी पुरानी धोती देकर तो कभी साबुन तेल देकर उसको लुभाकर रखने लगी। उनका कहना था कि अब दर देहात में राह रोहिया मिलते ही कहाँ हैं, काम वाले कोई मिलता ही कहाँ है। विवाह में व्यस्त रहने के बावजूद वह मेरा विशेष ध्यान रखती। जैसे स्नान करने जाती तो कल चला देती, मेरा जलपान, भोजन आदि का खास ख्याल रखती और सब कुछ तो ठीक था। किंतु मुझे सबसे अटपटा लगता उम्र में मुझसे बहुत छोटी युवती के मुंह से अपने लिए बेटा संबोधन सुनकर। समारोह के दौरान उनको मैंने दौड़ दौड़ कर ही हर कार्य करते देखा। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी फुदकी मामी के नाम की ही गुहार होती। फुदकी भौजी 15 कप चाह दालान पर भिजवा दीजिए। फुदकी दीदी दाल पिसा गया। फुदकी चाची धोती रंग दिया आपने। फुदकी काकी जरा इस नींबू को काट दीजिए ना। फुदकी कन्या मेरी दवाई दे देती जरा। और फुदकी मामी अपने नाम को चरितार्थ करती सबों की फरमाइश पर हाजिर। किंतु विडंबना यह कि उनको कोई भी यह पूछने वाला नहीं था कि आपने कुछ खाया पिया है सुबह से या नहीं। या फिर फुदकी अगर एक क्षण बैठकर
आप भी सुस्ता लें जरा। बल्कि कोई यह देखता कि वह बैठकर चाय पी रही हैं तो उल्टे उनको सुना जाती, बैठी ही रहेंगी फुदकी काकी, चूड़ा साफ नहीं करेंगी, उठिए चाय पीते रहिएगा बाद में। पहले संदूक के ऊपर से बक्सा सब उतार दीजिए, संदूक खोलना है। और फुदकी मामी चाय के गिलास को कहीं बगल रख कर चल देती काम पर। मैं सब कुछ देखती हुई, चाहते हुए भी कुछ न कर पा रही थी। विवाह के दिन मौका परस्त एक चूड़ी वाला आंगन में आकर बैठ गया। सभी युवतियां उसे घेर कर बैठ गईं और जबरदस्ती दाम मोल करने लगी। फुदकी मामी भी वहां आई और कौतूहल से चूड़ी वाले का सामान देखने लगी और पुनः अपनी कलाई पर नजर डाली, जिसमें दोनों हाथ में दो दो मलिन चूड़ियां थी। आशय समझकर मैंने उनसे कहा, फुदकी मामी, आप मेरी तरफ से भर हाथ चूड़ियां पहन लीजिए। पहले तो वे झिझकी, फिर नारंगी रंग की मोटी मोटी चूड़ियां छांट कर पहन ली। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी एक कृतज्ञता एवं तृप्ति का भाव था। बोली, अपने जीवन में यह दूसरी बार चमकौआ चूड़ी पहनी हूं। एक बार विवाह के पश्चात काली पूजा के मेले से आपके मामा खरीद कर लाए थे और आज यह दूसरी बार। नहीं तो किसी का फेरुआ मिल जाता है, काम चल जाता है। भगवान तुझे सुहाग भाग दे बेटा, तूने मेरा श्रद्धा पूरा किया। अधिक छुट्टी न रहने के कारण विवाह के दूसरे दिन ही वहां से मैं चल दी थी। निकलने से पहले सबों की नजर बचाकर मैंने 50 रुपये फुदकी मामी के हाथ में थमा दिया था। अभी सबों को प्रणाम कर निकल ही रही थी कि फुदकी मामी दौड़ती हुई आई। रुको बेटा, पहले इसे आंचल में बांध लो। यह कहते उन्होंने एक गद्दी सिंदूर की और 1 रुपये का मुड़ा तरा नोट मेरी आंचल के खूंट में बांध दिया। तब जाकर मेरी छोटकी मामी को याद आया कि अरे हाँ, इनको खोइछा तो दिया ही नहीं था हमने। जमशेदपुर आने के उपरांत बीच बीच में कोई गांव से आता तो फुदकी मामी का भी समाचार मिलता। इस 9 वर्ष में उनको 4 बच्चे हो गए थे। किशोरी मामा को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी और उन्होंने खाट पकड़ ली थी। कुछ दिनों बाद ही यह खबर भी आ गई कि किशोरी मामा नहीं रहे। बड़ी बड़ी विपत्ति आई फुदकी मामी पर, किंतु उन्होंने तटस्थ होकर उसका सामना किया और मेरी मामी का घर पकड़े रही। रेलगाड़ी गांव के स्टेशन पर 2 घंटे विलंब से पहुंची है। गांव में सबों से भेंट हुई। इतने लोग कि हाल समाचार में ही आधा घंटा बीत गया, किंतु फुदकी मामी कहीं नजर नहीं आई। अभी मैं उनके बारे में पूछने ही जा रही थी कि फुदकी मामी बड़ा सा हंडा उठाए ड्योढ़ी की तरफ से आती दिखाई पड़ी। कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था उनमें, बस पहले से थोड़ी और दुबली लग रही थी। बाल वैसे ही खोता बना हुआ, पेट पिचका, बदन पर एक मैली सी साड़ी, हाथ में एक एक गिल्लट की चूड़ी और मांग सूनी। मुझे देखते ही दौड़ कर आकर बाहों में भरकर उलाहना देने लगी। बच्चों को क्यों नहीं लाई? पाहुन भी नहीं आए? काम के घर में फुदकी मामी वैसी ही चकर घिन्नी की तरह घूमते हुए दिखाई पड़ती जैसा उन्हें मैंने पहली बार देखा था। न देह की सुधी न पेट की। इस पर भी जरा सा किसी काम में विलंब हो जाता तो सब उन्हीं पर चिल्ला उठती, किंतु वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। सबों की फरमाइश भी पूर्ण करती और गाना गाने वाली महिलाओं के सुर में सुर मिला लेती तो न घर भर के आने के उपरांत सबके साथ नाच भी लेती। मैंने गौर किया कि वह बहुत जल्द हाँफने लगी थी और जब मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आज विवाह वाले दिन मामा मामी के साथ साथ फुदकी मामी ने भी सुबह से व्रत रखा है तो आग्रह मिश्रित फटकार करते हुए मैंने उनको टोका, आप कुछ खा क्यों नहीं लेती फुदकी मामी? इस पर जो उन्होंने उत्तर दिया वो सीधे आत्मा में उतर गई। बोली, प्रीति को अपनी बेटी की तरह पाला है मैंने। जब तक उसकी मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाता मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। मन में आया कि कहूं, फुदकी मामी, आपकी इस भावना को समझने वाला कौन है यहाँ तो स्थिति यह थी कि दूसरे बच्चों की पंक्ति में अगर वह अपने बच्चे को भी खाने के लिए बिठा देती तो लोगों की नजर में खटकने लगती। प्रीति की चौठारी तक करीब करीब बहुत से मेहमान घर से विदा हो गए थे। इधर मेरी तीनों मौसी दीदी सबों की इच्छा हुई, इतने दिनों बाद तो सभी मिले हैं, क्यों ना एक साथ गंगा स्नान को चलें। साथ ही लौटते वक्त मरबा बाबा की पूजा भी करते आएंगे। आनंद फानंद में सभी तैयार हो गए। यहाँ तक कि मेरी छोटकी मामी भी तैयार हो गई कि बेटी की शादी की हूं, गंगा नहा लो। बस
घर की देखभाल के लिए रह गई केवल फुदकी मामी। और चूंकि पिछली रात्रि से मुझे हल्का ज्वर हो गया था, अतः मैं भी नहीं जा पाई और नींद आने के कारण द्वार से सटी हुई कोठरी में जाकर मैं सो गई। एकाएक नींद खुली तो प्यास से गला सूख रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कमजोरी होने के कारण डगमगाती आंगन तक आई तो किसी को ना देखकर खुद ही पानी लेकर पिया और आंगन के बीच वाली कोठरी जिसमें पंखा चल रहा था उस ओर बढ़ी। जैसे ही उस कोठरी में मैंने प्रवेश किया कि एक जोरदार झन्नाटा से मेरी अधमुंदी आंख खुल गई। मेरे सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय। फुदकी मामी लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे हुए, हाथ में किसी के हाथों की खुली हुई लाल पीली चूड़ियां, बड़ी सी बिंदी और प्रीति के आर्टिफिशियल गहने को पहने एक नवविवाहिता स्त्री के रूप में आईने के सामने खुद को निहारती हुई खड़ी मिली। उस कमरे में मेरे एकाएक प्रवेश ने हम दोनों को ही एकाएक अवाक कर दिया था। मुझे देखते ही फुदकी मामी का चेहरा पीला पड़ गया और इधर मेरे शरीर की कमजोरी भी कहीं गायब हो गई थी। तंद्रा टूटने पर फुदकी मामी हड़बड़ाकर गहने उतारने लगी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मामी कुछ देर ऐसे ही रहिए ना। यह सुनना था कि वो बुक्का फाड़ कर रोने लगी। लगा मानो बहुत दिनों का बंधा बांध आज टूट गया हो। बोली, बेटा, सेहनता थी कि एक बार अन्य स्त्रियों की भांति पूर्ण श्रृंगार कर अपने आप को देखती, इसलिए आज आगे न वह कुछ बोल पाई न मैं। बस एक दूसरे को पकड़े हुए हम दोनों ही रोए जा रही थी। मामी छोटे बच्चे की तरह मेरे आंचल में मुंह छुपाए और मैं मां की तरह उसे सीने से लगाए उसके माथे पर हाथ फेरती एक अव्यक्त संवेदना के साथ।